Hello, all of you guys. This is Neeraj Pundir, and today I will teach you English. And I'll start from the zero level. So this is my first class that I will teach you here. So I have been teaching English last 5 years. So here we start from the zero level. So here we go. देखिए today we are talking about English language. ठीक है, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज और इट इज़ स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड and there are 7 countries worldwide. They are very famous and they speak English like Canada, USA, UK, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं. इनके अलावा युगांडा भी है जो दे स्पीक इंग्लिश. सो इंग्लिश अलग अलग भारत के अलावा बोली जाती है और एशियन पीपल भी बोलते हैं. एशिया के लोगों में सबसे ज़्यादा अच्छी जो इंग्लिश बोली जाती है वो इंडिया के लोग बोलते हैं और वर्ल्ड वाइड फेमस है रिगार्डिंग देयर स्पोकन एंड ग्रामर एज वेल. और राइटिंग स्किल्स में भी इंडियंस काफ़ी फेमस हैं. तो इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज 2 भागों पे आधारित है. पहला एक्शन और सेकंड थिंग इज नो एक्शन. अब आप बोलेंगे सर ये एक्शन क्या होता है? देखिए, आपने ग्रामर में पढ़ा है कि एक्शन होता क्या है, कि एक मेन वर्ब को एक्शन बोलते हैं. मेन वर्ब क्या होती है, एक्शन क्या होता है? जो काम करने का तरीका बताए, दैट इज कॉल्ड एक्शन. ठीक है, तो उसी को मुख्य क्रिया कह लीजिए, मेन वर्ब बोल लीजिए, एक्शन बोल लीजिए. तो एक्शन पे आधारित जो ग्रामर होती है, ठीक है, और एक नो एक्शन पर आधारित होती है जो हमारी लैंग्वेज होती है. और ग्रामर क्या होती है कि इट मेक्स करेक्ट इंग्लिश. एक्यूरेसी देने के लिए हम ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी राइटिंग स्किल्स में बहुत ज़रूरी होती है. जितने भी कंपटीशन के एग्जाम आते हैं वहाँ पर हमारे कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगे आपको. जब आप आके आप सीजीएल क्रैक करते हैं और आप एक्साइज ड्यूटी और किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर में या सीबीआई में के अंदर जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा तो उसे समझ में आना और उसके बारे में लिखना आना चाहिए. इसलिए इंग्लिश बहुत मायने रखती है. ठीक है, मैथ्स के अलावा. तो एक्शन क्या होता है और नो एक्शन क्या होता है ये समझ लेते हैं. बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल क्लास है ये गाइस. तो हम जीरो लेवल की स्टार्टिंग कर रहे हैं. बिल्कुल मैंने जैसे कि आपको बताया कि भाई किसी भी काम को करने के तरीकों को हम एक्शन बोलते हैं. ठीक है, और इसके अपने फॉर्म्स होती हैं. वर्ब की अपनी फॉर्म्स होती हैं, यानी कि एक्शन की अपनी फॉर्म्स होती हैं. कितने प्रकार की? 3 प्रकार की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. और इसमें 2 फॉर्म और होती हैं. ठीक है, जिन्हें मैं ऐड कर देता हूं जो कि हमारे टेंस में यूज होती हैं. ठीक है, अगर आपके टेंस अच्छे हैं, इफ यू हैव गुड कमांड ओवर टेंसेस, समझ लीजिए आपकी वॉइस अच्छी हो जाएगी, आपकी वॉइस पे कमांड होगी. ठीक है, पैसिव वॉइस अच्छे से बनाएंगे, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में भी आप इजीली लेके जाएंगे उनको, और आपके नरेशन अच्छे होंगे. सो इट्स वेरी इजी टू यूज. तो एक्शन के अंदर हम 5 फॉर्म के बारे में यूज करेंगे. वैसे बुक्स के अंदर आपको 3 फॉर्म मिलेंगी, जो मैं 2 फॉर्म आपको बताने वाला हूं. टेंस में इस्तेमाल होती हैं, आप समझ जाएंगे अभी यहां पे. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर मैंने लिखा है डू. तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? पास्ट फॉर्म क्या होती है? डू की सेकंड फॉर्म होती है हमारी डिड. थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन. अब आपने बोला कि सर ये फोर्थ फॉर्म क्या होती है? फोर्थ फॉर्म कुछ नहीं है, एक आईएनजी फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म के रूप में लेके आते हैं. जिस एक्शन के अंदर आईएनजी लग जाए, ठीक है, और टेंस के अंदर उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव फॉर्म. प्रोग्रेसिव फॉर्म वो होती है जो काम को कंटिन्यू होने के बारे में दर्शाए. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? आईएनजी फॉर्म. वैसे हम आईएनजी का इस्तेमाल अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं. जिरंड के तौर पे यूज करते हैं. किसी प्रीपोजिशन के बाद हम आईएनजी लगाते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं करने में विश्वास करता हूं, आई बिलीव इन डूइंग. मैंने इन के बाद यहां पर डू में आईएनजी लगाया, यहां पर रहा का सेंस नहीं आएगा. आई बिलीव इन डूइंग, मैं करने में विश्वास रखता हूं. तो ग्रामर का रूल ये कहता है कि जो एक्शन में यानी कि वर्ब में जो हमने आईएनजी लगाया है, इसका मतलब रहा का सेंस यहां पर नहीं है. लेकिन क्या है, यहां पर अगर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो जाए, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा, प्रीपोजिशन के बाद अगर वहां पर वर्ब आती है तो वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, ये रूल कहता है. ठीक है, ये इसलिए लगाई गई है.
और रहा का सेंस अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब के तौर पर आईएनजी आ रही है, वहां पर रहा का सेंस आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज प्लेइंग स्नूकर। पूल जानते हैं ना आप, जो स्टिक से मारने वाला गेम होता है उसको हम स्नूकर या पूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर रहा का सेंस आ रहा है कि वह खेल रहा है, वह स्नूकर खेल रहा है, ही इज प्लेइंग स्नूकर। तो ये प्रोग्रेसिव फॉर्म के अंदर आता है। ठीक है, तो इस आईएनजी फॉर्म को हम रहा के सेंस में खेल रहा है, खेल रहा था, खेल रहा होगा के सेंस में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो डू की फोर्थ फॉर्म होगी हमारी डूइंग आईएनजी लगने पर। अब बोला कि फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है। एक बात ध्यान रखना, रोमन काउंटिंग के अंदर कभी भी अगर आप 5 पे टीएच लगाते, इट इज रॉन्ग। आपने देखा होगा कि 12th क्लास पे आप जो बच्चे पढ़ते हैं 12th में इस तरीके से लिखते हैं तो इट इज करेक्ट, लेकिन रोमन काउंटिंग में अगर लेके आप टीएच लगा रहे हैं तो रॉन्ग। ठीक है, रोमन जो है एक लिपि है, इट इज अ स्क्रिप्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल की जाती है। तो हम यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ फॉर्म होती कौन सी है। फिफ्थ फॉर्म होती है हमारी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। वर्ब की देखिए, जैसे कि हमारे नाउन को सिंगुलर या प्लुरल बनाया जाता है, सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए हम एस या ईएस लगाते हैं, लेकिन यहां पर उल्टा करते हैं। मेन वर्ब के अंदर अगर आपने ईएस या एस लगा दिया तो समझ लेना वो वर्ब सिंगुलर हो गई, जो कि हमारे सिंपल प्रेजेंट में 12 टेंस के अंदर सिंपल प्रेजेंट एक ऐसा टेंस है जहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो भी सिंगुलर पर्सन के साथ, या थर्ड पर्सन में ही शी इट या कोई भी नाम हो सकता है, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, ईएस या एस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज, तो यहां पे एस लगेगा। ये हमारी जो वर्ब की फॉर्म है ये फिफ्थ फॉर्म है और ये सिंगुलर फॉर्म के अंदर काउंट की जाती है। तो ईएस या एस वाली फॉर्म्स होती हैं। अब ईएस लगाते कहां पे हैं, एस तो लग गया यहां पे, प्ले में एस लगाया है, तो ईएस कहां लगाते हैं, जहां पर सी एच, एस एच, ओ, एक्स और एस एस आए, वहां पर हमें ईएस लगाना होता है। किसी भी वर्ब के अंत में अगर सी एच, एस एच, ओ, एक्स या एस एस आ जाए तो वहां पर ईएस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये प्रेजेंट सिंपल में ही इस्तेमाल करते हैं कि भाई वह कपड़े धोती है, लड़की है तो शी बोले, और यहां पे शी। अब यहां पे वॉश आया है और वॉश के अंदर एसएच का इस्तेमाल किया गया है, तो एसएच का मतलब किसी एक्शन के एंड में एसएच आने पर वहां पर हम क्या लगाएंगे, ईएस। तो क्या बनेगा, शी वॉशिश। बोला कि भाई छक्के मारती है चेहरे पे, तो शी स्प्लैशिस, तो स्प्लैश में भी एसएच आया है तो क्या लगाएंगे, तो सिंगुलर फॉर्म के तौर पे शी स्प्लैशिस द फेस, तो यहां पर ईएस आएगा एसएच आने के बाद। अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपने एडवांस क्लास दिखा दी। नहीं, मैंने वर्ब को समझाने के लिए कि 5 फॉर्म होती हैं कि इनका इस्तेमाल कहां कहां किया जा सकता है, जब हम आपको सिंपल प्रेजेंट या प्रोग्रेसिव फॉर्म पढ़ाएंगे तो ये फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म को हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। तो फिलहाल यस कहां लगता है, किस टेंस में लगता है, इसलिए हमने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये 5 फॉर्म में से अब मैंने ले लिया यहाँ पर। डू की फिफ्थ फॉर्म क्या होगी, अंत में क्या आया, ओ आया है, अगर ओ आया है तो क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे, तो डज बन जाएगी। तो डू की सिंगुलर फॉर्म डज होती है जिसमें हम ईएस का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ और देख लेते हैं एग्जांपल, कौन कौन से एक्शंस हैं, और एक्शंस के बेस पे ही आप अपनी रिटन लैंग्वेज अच्छी कर सकते हैं। आप स्पोकन में जाइए तो वो भी अच्छी कर सकते हैं, पर टेंस आपके अच्छे होने चाहिए। टेंस में क्लैरिटी आ जाएगी तो आप कंपटीशन को क्रैक कर लेंगे इजीली। तो फाउंडेशन को आपको मजबूत करना है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए फॉर एग्जांपल्स हैव, तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या होगी, हैड। थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड। फोर्थ फॉर्म हैविंग होती है। अब बताइए तो फिफ्थ फॉर्म क्या होगी भाई, तो हैव की सिंगुलर फॉर्म फिफ्थ फॉर्म कहलाती है, वो होती है हैज।
अब यहाँ पे मेक है, मेक। सेकंड फॉर्म क्या होगी? मेड। थर्ड फॉर्म मेड होगी। थर्ड फॉर्म जो होती है इसको हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। ये पास्ट फॉर्म है और ये पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम परफेक्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। पास्ट पार्टिसिपल बोले तो है ना, थर्ड फॉर्म कहलाती है, यानी कि थर्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेक की फोर्थ फॉर्म होगी मेकिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म क्या होगी बताइए? इसकी फॉर्म होगी ई आया एंड में, तो ऐसा तो कोई वर्ड है ही नहीं यहाँ पे, ऐसा कोई अक्षर लेटर नहीं है यहाँ पे कि जिसमें यहाँ पे आप ई एस लगाएं। यहाँ पे ऑलरेडी ई लगा हुआ है, खाली यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने कुछ एक्शन देखे कि एक्शन की 5 फॉर्म होती हैं। तो हम बात करते भाई ये एक्शन हो गए, फिर बात करते भाई नो एक्शन क्या होते हैं। यानी कि जहां पर एक्शन आ गया, जहां पर एक्शन आ गया, जब हम फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, जब सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस को क्रिएट करने में हम डूअर से स्टार्टिंग करते हैं। तो एक वाक्य का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब डूअर होता है, काम करने वाला व्यक्ति। और सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब की फॉर्म होगी। अब वर्ब दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। अभी फिलहाल हम दो के बारे में बात करेंगे, बाद में हम प्राइमरी वर्ब कैसे यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कैसे यूज करते हैं, सब चीजें हम सीखेंगे। तो एक हेल्पिंग वर्ब, इस हेल्पिंग वर्ब को हम दूसरे रूप में टाइम वर्ड भी बोलते हैं, जो समय को बताए, समय को बताने वाला शब्द टेंस के अंदर, ठीक है, वो टाइम वर्ड कहलाता है। ये टाइम वर्ड कहलाता है, ठीक है, मोडाल्स के अंदर और हमारे टेंस के अंदर यूज किया जाता है। और एंड में हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन होता है? जिसपे एक्शन किया जाता है ना, जिसको रिसीवर, रिसीवर होता है एक तरीके से। एक्शन हुआ, ऑब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब आएगी, तब ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो सेकंड हमारी मेन वर्ब होती है, जिसको मेन वर्ब को हम क्या है, एक्शन के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ऑब्जेक्ट है, जिस पर कर्ता, जिस पर डूअर या सब्जेक्ट काम करता है। एक्शन इज रिसीव्ड बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड परफॉर्मिंग एक्शन बाय द सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि जो सब्जेक्ट कार्य करता है उसका प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो और भी एक्स्ट्रा चीजें आ सकती हैं, एक्स्ट्रा में रख लेते हैं उनको, जब आएंगे एग्जाम्पल आपको बताएंगे। ठीक है, तो एक वाक्य का फॉर्मूला बनाने में हमने देखा कि भाई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की आवश्यकता होती है। तो यहां पर हमने 5 तरह के आपको एक्शन की फॉर्म्स बताई, और उसमें मेन वर्ब का कार्य होता है, वो कैसे होगा आगे आगे आप जब टेंस पढ़ेंगे तो सिखाया जाएगा आपको। ठीक है, तो हमने मेन वर्ब का इस्तेमाल किया और वर्ब का इस्तेमाल किया, जिसमें हमारे बहुत सारे टाइम वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि भाई बेसिक में इजारम का इस्तेमाल किया जाता है रहा का सेंस के लिए टेंस के अंदर। और किसका किया जाता है? वाजवर का किया जाता है। ऐसे आपका हैज हैव है ना, विल है, शैल है, डिड है। पास्ट में, प्रेजेंट में क्या होगा? डू एंड डज होगा। ठीक है, वो पास्ट में क्या होगा? हैड होगा। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे टाइम वर्ड्स हैं, यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना। इन टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग ही हमारी मेन वर्ब परफॉर्म करती है। यानी कि अगर हमारा टाइम वर्ड कौन सा होगा, उसी के माध्यम से हमारा टाइम का पता लगेगा, और टाइम का जब पता लगेगा तो ऑटोमेटिक मेन वर्ब के अंदर चेंजेस होंगे, और मेन वर्ब के अंदर जब चेंजेस होंगे तो हमारी 5 फॉर्म आती हैं जो यूज की जाती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ।
तो वेरियस प्लेटफॉर्म पे जहां जहां सेंटेंस में चेंजेस होंगे, टाइम के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बोलेंगे या लिखेंगे, तो इनमें चेंजेस आते चले जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे नो एक्शन के बारे में। नो एक्शन क्या होता है? नो एक्शन के अंतर्गत कुछ चीजें आती हैं जो नो एक्शन को बताती है कि ये नो एक्शन है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, 4 से 5 चीजें ऐसी हैं जो हमारे नो एक्शन को इंडिकेट करती हैं। किसी का नाम बताना हो तो सिंपल हम नो एक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और नो एक्शन के बारे में लिखने के लिए या कंपटीशन में भी आ जाए तो नो एक्शन इजारम से हाईलाइट होगा या वाजवर से हाईलाइट होगा ओनली। अब ये कौन से वर्ड हैं, कौन सी चीजें हैं जो नो एक्शन कहलाती हैं? और नो एक्शन कहलाती हैं तो वहां पर खाली इजारम एंड वाजवर का ही इस्तेमाल होता है। तो उसमें सबसे पहले हमने नेम को रखा। जब हम किसी का नाम बताते हैं, अपना नाम बताते हैं या ठीक है, तो हम नेम को बताने के लिए खाली हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इजारम एंड वाजवर का इस्तेमाल करते हैं। बी की फॉर्म होती है इजारम एंड वाजवर, प्रेजेंट फॉर्म बी की इजारम होती है, पास्ट फॉर्म वाजवर होती है। जब हम नाम बताते हैं तो हम इजारम में वाजवर का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि भाई शी इज शीतल, ठीक है, ही इज रोबिन, ही इज पंकज, ठीक है, माय नेम इज पंकज, हर नेम इज स्नोबिता, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमने किसी का भी नाम बताया तो वहां पर हम यूज करते हैं। अब आप जानते हैं कि भाई आप अपना नाम बताने के लिए क्या यूज करते हैं? भाई मैं माय नेम इज डैश, जो भी आपका नाम होगा तो आप इससे ही यूज करेंगे। ठीक है, मैंने कहा भाई उसका नाम जो मुझे मिला था ना, उसका नाम ये था, हिज नेम वाज। अब अपने पास में बोल दिया सेंटेंस, उसका नाम एंड्रू था तो हिज नेम वाज एंड्रू। एक बात और ध्यान रखना, जब आप किसी का नाम, अपना नाम बताते हैं तो हम नेम के साथ कोई भी आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते। नो आर्टिकल यूज, यानी कि जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। नो आर्टिकल, ना ए का इस्तेमाल करेंगे ना एन का इस्तेमाल करेंगे किसी का नाम बताने में। सिंपली आप किसी का एक व्यक्ति का नाम बताते हैं तो वहां पर आप ए एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इजारम वाजवर के लिए हम दूसरी चीज क्या लेते हैं? किसी की ऑक्यूपेशन बताने हो, ऑक्यूपेशन को बताने के लिए हम यानी कि प्रोफेशन को बताने के लिए, यानी कि व्यवसाय को बताने के लिए इजारम एंड वाजवर का इस्तेमाल करते हैं। अपनी जीविका को, अर्निंग, लाइवलीहुड को चलाने के लिए हम कुछ काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन, दैट इंडिकेट्स द ऑक्यूपेशन। आप कुछ ना कुछ जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। ठीक है, फिलहाल आप स्टूडेंट्स हैं, जब आप किसी वर्किंग प्लेस पे जाएंगे, वर्क करेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो ऑटोमेटिक आपका वो प्रोफेशन बन जाएगा जीविका उपार्जन के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से ऑक्यूपेशन हो सकते हैं? फेरी लगाने वाला, जो जगह जगह जाकर आवाज भी लगाता है और सामान बेचता है, दैट इज कॉल्ड होकर, है ना भाई, ही इज होकर। शॉपकीपर दुकानदार होता है ना। सब्जी बेचने वाला क्या होता है? ग्रीन ग्रोसर। पंसारी जो आयुर्वेदिक दवाइयां बेचते हैं उसको हम ग्रोसर भी बोलते हैं, वो भी ग्रोसर होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रोसर। कहने का मतलब ये है कि जिसका भी प्रोफेशन आपको बताना है उसके लिए हमने इजारम एंड वाजवर का ही इस्तेमाल सिंपली यूज किया है। ठीक है, और बहुत सारे ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जो मैं आपको पीडीएफ में बना के दूंगा, आप अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस को भी ध्यान रखना। ठीक है, कि भाई ही इज मैथमेटिशियन, ही इज अ पायलट। और ध्यान कर लेना, जब हम व्यवसाय बताते हैं तो व्यवसाय बताने के लिए हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। नेम बताने के लिए तो करते नहीं, पर ऑक्यूपेशन बताने के लिए जरूर करते हैं। मैं बोलूंगी भाई शी इज अ नर्स या शी इज नर्स, तो वो होगा शी इज अ नर्स। ठीक है, तो यहां पर ऑक्यूपेशन को बताने के लिए आपको ए और एन का इस्तेमाल करना है। आपको आर्टिकल में एरर आ सकती है कि, तो वहां पे ध्यान रखना कि किसी का व्यवसाय बता दिया गया है
और वहां पर ए या एन का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो यानी कि वो स्पॉटिंग एरर होगी। अब तीसरी चीज क्या है, ठीक है, सो ऑल ऑफ यू नोट डाउन, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको थर्ड एंड फोर्थ चीज के बारे में बताऊंगा, वे चीजें कौन सी हो सकती है। ओके, आपने सबने लिख लिया होगा, है ना। हम आगे चलते हैं, और थर्ड चीज कौन सी होती है, वो ऐसी तीसरी चीज, क्वालिटी। मैं आपको अभी फर्स्ट जीरो लेवल क्लास दे रहा हूं, खाली आपको अभी ये हाईलाइट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ये क्वालिटी क्या है भाई, है ना। क्वालिटी क्या होती है, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति का गुण या दोष बताने के लिए हम क्वालिटी से हाईलाइट करते हैं, और क्वालिटी को बताने के लिए कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, ये पहले ध्यान कर लेना। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर क्वालिटी। और ये क्वालिटी का मतलब एडजेक्टिव होता है विशेषता बताना, और विशेषता का मतलब होता है गुण या दोष के बारे में बताना, ठीक है। तो क्वालिटी का मतलब है हमारा ए और एन नहीं लगाना वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। जब हमने बोला कि भाई वह ब्यूटीफुल है, अगर मैंने ये लिख दिया कि शी इज ए ब्यूटीफुल, तो ये गलत है, क्योंकि एडजेक्टिव बताने के लिए, क्वालिटी बोले तो एडजेक्टिव, क्वालिटी बताने के लिए हम ए नहीं लगाएंगे। हाँ, कब लगा सकते हैं, अब ये देख लीजिए। वह स्मार्ट लड़का है, तो भाई भैया बताइए कि लड़के को स्मार्ट यानी कि सुंदर बोलने के लिए स्मार्ट बोलते हैं या कुछ और ही बोलते हैं। लड़का ब्यूटीफुल तो होता नहीं है, लड़की होती है, तो फिर क्या वर्ड बोलते हैं, स्मार्ट बोलते हैं। स्मार्ट वर्ड का इस्तेमाल हम दोनों के लिए कर सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए कर सकते हैं। तो स्मार्ट का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए कि भाई ही इज अ स्मार्ट बॉय, अगर मैं बोलूँ कि ही इज अ स्मार्ट तो रॉन्ग होगा। इस बॉय, इस कॉमन नाउन को इंडिकेट करने के लिए, कॉमन नाउन क्या होता है, जो ग्रुप में विशेष हो, विशेष बोले तो एक एक समान समान ग्रुप का व्यक्ति, वो लड़का है, लड़की है, बुक है, ये कॉमन नाउन है। सिटी है, विलेज है, सब क्या 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 है, ये कॉमन नाउन है, जो कि हम आगे आपको आर्टिकल के बारे में जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो हम ये जो हाईलाइट कर रहे हैं इनको समझते जाना, फिर आगे हम सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे ईच एंड एवरी टॉपिक के अंदर। तो यहां पर ए का इस्तेमाल इस बॉय के लिए किया गया है, ना कि स्मार्ट के लिए किया गया है, तो ही इज अ स्मार्ट बॉय। अगर मैं ये बोल दूं कि भाई आर्टिकल ए एन के अलावा दा भी होता है, मैंने बोला दा कपिल, क्या किसी नाम से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, नहीं लगाते ना। तो लगा सकते हैं, वैसे एक तरीके से लगा सकते हैं, अगर हम बोलें द कपिल क्लासेस, तो अब दा का इस्तेमाल इस कपिल के लिए नहीं किया गया, स्पेशली क्लासेस के लिए किया गया है, तब हमने यहाँ पे दा का इस्तेमाल किया है। इसी प्रकार से यहाँ पर ए का इस्तेमाल क्वालिटी को बताने के लिए नहीं, स्मार्ट के साथ बॉय लगाया है, तो बॉय एक कॉमन नाउन है जहां पर हमने इसका ए का इस्तेमाल किया है। तो कुछ क्वालिटीज हैं, हम देख लेते हैं। ही इज टॉल, है ना, ही इज शॉर्ट, वह वाइज है तो ही इज वाइज, इंटेलिजेंट है तो ही इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट लड़की है तो शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहाँ पे गर्ल आया है तो शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल होगा, ठीक है। तो क्वालिटी को बताने के लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं जो आगे आगे आप पढ़ने को आपको मिलेगा। अब फोर्थ चीज के बारे में हम बात करते हैं। रिलेशन को बताने के लिए, रिलेशन को बताने के लिए, रिश्तों को, संबंधों को बताने के लिए वे हम बी का इस्तेमाल करते हैं, इजारम और वाजबर के साथ हम बताते हैं सेंटेंसेस को। तो
जब हम इसके बारे में बताते हैं, आपको एक क्वालिटी या हमने अभी फॉर्मूला था इसका, जो मैं आपको नो एक्शन पढ़ा रहा हूँ, उसका आपको फॉर्मूला मैंने लिखवाया नहीं है, एक बार देख लीजिए क्या फॉर्मूला हो सकता है। सब्जेक्ट सब में आता है, आता है। और क्या आता है? बी का रूप आता है, या तो इजारम होगा, हाँ जी, इजारम होगा ना। और सेकंड पास्ट में क्या होगा? पास्ट में वाजवर होगा। तो सब्जेक्ट के साथ वी का रूप आ गया, इजारे में वाजवर हेल्पिंग वर्ब यानी टाइम वर्ड के तौर पर। और थर्ड चीज क्या आती है? कॉम्प्लीमेंट। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब साधारण भाषा में हम बोल सकते हैं नो एक्शन। कॉम्प्लीमेंट बोले तो नो एक्शन का इस्तेमाल किया गया है। कुछ कॉम्प्लीमेंट के अंदर एन का इस्तेमाल होगा और कुछ के साथ नहीं होगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब हम रिलेशन को बताने के लिए यूज कर रहे हैं, संबंधों को बताने के लिए, कि वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। वह, ठीक है, मैंने बोला कि वह मेरी भांजी है, तो शी इज माई नीस। भतीजे के लिए भी नीस यूज करते हैं, ठीक है, मैटरनल नीस यानी कि नेफ्यू, भतीजा है। ग्रैंड मदर को ग्रैनी, ग्रैनी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ग्रैनी बोल देते हैं ग्रैंड मदर को। और ग्रैंड पा किसको? ग्रैंड फादर को बोलते हैं। ठीक है, ऐसे रिलेशंस को बताने के लिए एक ही वर्ड यूज करते हैं। वो कौन से कुछ वर्ड है ऐसे, जैसे कि साली, भाभी, ठीक है, देवरानी, जेठानी, ठीक है, इन सब के लिए एक ही वर्ड यूज करते हैं, साली। सिस्टर इन लो क्या बोलते हैं उनके लिए? सिस्टर इन लो का इस्तेमाल किया जाता है। ननंद हो चाहे भाभी हो, वहां पे हम सिस्टर इन लो का इस्तेमाल करते हैं। सेम उसी तरीके से हम ब्रदर इन लो का इस्तेमाल करते हैं, साडू बोलते हैं ना, सड्डू, ठीक है। और आपका देवर हो सकता है, साला हो सकता है, ठीक है। इन सब वर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्रदर इन लो का इस्तेमाल करते हैं। ये कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। ये हम आगे आपको बताएंगे, सिस्टर इन लो, ब्रदर इन लो कैसे कंपाउंड नाउन है। नोट डाउन कर लीजिए ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, रिलेशन के लिए हम यानी कि इजारम एंड वाज वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही वाज माई बेस्ट फ्रेंड। रिलेशन क्या है? फ्रेंडशिप का रिलेशन है यहाँ पे। ही वॉज माई ब्रदर हु मेट यू यस्टरडे। वह मेरा भाई था जो तुम्हें कल मिला था, तो ही वॉज माई ब्रदर। ठीक है, बड़े भाई के लिए एल्डर ब्रदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डर ब्रदर। सोतेले के लिए क्या बोलते हैं? स्टेप। सोतेला बेटा स्टेप सन, सोतेली माँ स्टेप मदर, सोतेला पिता तो स्टेप फादर का यूज किया जाता है। अब पांचवी चीज एक ऐसी है जो हम सिंपल इजारम एंड वाज वर्ड से इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ये आपके चैप्टर को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देती है, लेकिन जो कि हम बाद में अकेली क्लास उसी की लेंगे। ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं कंडीशन। एक सिंपल कंडीशन तो ये है कि किसी की दशा कैसी है, कि भाई ही इज गुड, है ना, ही इज हेल्दी, ही इज रिच, ठीक है, वह अमीर है, शी इज पुअर। तो ये हमारी कंडीशन को बताने वाले वर्ड हैं। रिच हो सकता है, गुड है, पुअर है, हेल्दी है। लेकिन इनके अलावा कुछ वर्ड और होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की कंडीशन को दर्शाता है, और वो बनता क्या है? वो एडजेक्टिव होता है। ये कंडीशन जो है एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है, और उसे क्या बोलते हैं? वो कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? वह थका है,
ही इज टायर्ड, ही इज। अब आपने बोला कि सर इज आर्म के बाद टायर में आपने ईडी लगा दिया, है ना। और एक्शन जो हमने पढ़े थे, एक्शन की 5 फॉर्म पढ़ी थी, एक्शन की 5 फॉर्म जो हमने पढ़ी थी उसमें 80% के अंदर ईडी लगता है। और आप बोल रहे हैं कि ही इज टायर्ड, यानी कि जो उसकी कंडीशन है, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म जो है एडजेक्टिव का काम कर रही है, कंडीशन का काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन लिखी हुई है, यानी उसकी कंडीशन कैसी है, लिखी हुई है, एप्लीकेशन इज रिटन, एप्लीकेशन इज रिटन, यानी कि एप्लीकेशन इज रिटन। मैंने बोला कि पेपर पर साइन हुए हैं, जो पेपर है उसकी कंडीशन कैसी है, इस पे साइन तो हो गए हैं, हो गए, ठीक है, तो उसकी कंडीशन कैसी है, डन है। तो डन कंडीशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, पेपर इज साइंड। रूम सजा हुआ तो रूम इज डेकोरेटेड, रूम इज डेकोरेटेड। मैंने कहा भाई यार बाइक मत लेके जाओ, टायर पंचर है ना, टायर इज पंक्चर्ड, टायर इज पंक्चर्ड। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा हल्का सा, इसमें थर्ड फॉर्म लगाने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, और मुझे मोर एंड मोर एग्जांपल्स आपको बना के देने पड़ेंगे पीडीएफ के लिए, जो आपको जस्टिफाई करेंगे कि हाँ हम इनका इस्तेमाल सही तरीके से करते कैसे हैं। मैंने बोला कि टायर में हवा भरी हुई है, तो टायर इज इन्फ्लेटेड, टायर इज इन्फ्लेटेड। थर्ड फॉर्म लगा के एक कंडीशन को बनाया जा रहा है। हवा निकली हुई है टायर की, ये निकल गई थी, निकल गई है तो टायर इज डिफ्लेटेड, निकल गई थी तो टायर वाज डिफ्लेटेड। सो ये मैंने आपको आज बेसिक एक इंट्रोडक्टिव पार्ट दिया, कैसे कैसे हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल के बारे में भी हमें समझना है, और सिंपल बी का रूप इज आर एम एंड वाज वर्ब का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कहीं पे मैंने आपको प्रोग्रेसिव फॉर्म भी बताई है, और 5वीं फॉर्म बताई है ई एस सी एस की सिंगुलर फॉर्म, जो कि सिंपल प्रेजेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं। इनका इस्तेमाल कैसे करना है आगे आगे की क्लास में आपको सब चीजें मिलेंगी, ठीक है। जब आप टेंस पढ़ेंगे, फिर वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, मोडल्स पढ़ेंगे, वे प्रैक्टिकल ग्रामर के अंतर्गत आती है। और जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो वहां पे आपको 8 मेन चीज पढ़ने के लिए मिलेगी, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउन आप जो भी नाम बोला हमने, वो नेम जो बोला वो नाउन नाउन है, यानी कि ठीक है, राम श्याम, ठीक है, कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है, वो आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। मैंने हेल्पिंग में यानी कि टाइम वर्ड के बारे में बात करी, मेन वर्ब कहाँ कहाँ कौन से टेंस में यूज की जाती है उसके बारे में पता लगेगा। तो ये आपको मैंने एक सिंपल सा एक चैप्टर बताया है इंट्रोडक्टिव पार्ट के लिए, हम कैसे इसको आगे करेंगे आपको बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, इट्स इनफ फॉर द डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।